हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है बायो अमन और स्वागत करता हूं आप सभी का बायो अमन पॉइंट पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 1, ठीक है, जीव जगत। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये आपकी क्लास 11th बायोलॉजी की नए बैच की पहली क्लास है, ठीक है। हम सभी लोग आपको बता दें, सबसे पहले तो हमारा टारगेट रहेगा बोर्ड एग्जाम एंड उसके बाद हमारा टारगेट रहेगा नीट एग्जाम, ठीक है। तो हम बोर्ड और नीट दोनों को कवर करते हुए चीज़ों को पढ़ेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आपको बता दें कि हम आपको टोटल NCERT से पढ़ाएंगे। किससे? NCERT से, ठीक है। और ये मत समझिएगा कि मैं आपको NCERT से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। चैप्टर है हमारा जीव जगत 11th बायोलॉजी, ठीक है। उसके साथ ही मैं आपको रेफरेंस बुक से भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। रेफरेंस बुक ये मेरे पास है क्लास 11th की, ठीक है। ये कौन से प्रकाशन की है मैंने तो देखा नहीं, एक सेकंड में देख के आपको बता भी सकता हूं। ये मुझे लगता है राजीव प्रकाशन की है, क्या है ना। यहाँ पर प्रकाशन में तो खैर नहीं दिख रहा मेरे को, लेकिन ये राजीव प्रकाशन की ही है, सॉरी नूतन की है, ठीक है। नूतन की रेफरेंस बुक है मेरे पास, लेकिन हम रेफरेंस से बहुत कम चीज़ें पढ़ेंगे। हम टोटली NCERT से हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा शानदार होने वाली, क्योंकि नए बैच की पहली क्लास है, तो भाई शानदार तो होनी चाहिए। बताइए आप सभी लोग, बताइए आपका जवाब क्या है? शानदार होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना, यस या नो में जवाब दीजिए, मुझे दीजिए। होनी चाहिए ना? होनी चाहिए ना? तो कब होगी भैया? देखो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, और 11th के जितने भी आपके दोस्त हैं, ठीक है, उन सभी दोस्तों के पास आज का ये पहला वीडियो शेयर कर दो, पहला वीडियो शेयर कर दो, ठीक है। तब तुम लोग को एक मैं धांसू सी शायरी सुनाऊंगा, जो मैं आज आप लोग को बिल्कुल धांसू तरीके से सुनाने वाला हूँ। शेयर करो जल्दी से, पहले शेयर करो फिर सुनाऊंगा। शेयर करो, शेयर करो जल्दी से, लाइक भी करो, शेयर भी करो, शेयर करो, करो जल्दी, करो जल्दी, करो जल्दी, करो 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 करो, कर दिया, कर दिया। सुनाऊं? चलिए, इसे मैं खैर अक्सर सुनाता हूँ, ये मेरी सबसे पसंदीदा शायरी है कि खुद को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, यानी कि खुदा तुमसे खुद पूछे कि बता तेरी रजा क्या है, आखिरकार तू क्या चाहता है, ठीक है। इसलिए दूसरों को बदलने से पहले, ठीक है, दूसरों को बदलने के प्रयास में कभी भी मत रहना जीवन में, ठीक है। हमेशा अपने आप को बदलना, हमेशा अपने आप को इंप्रूवमेंट करना, ठीक है, हमेशा अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। और एक ऐसा समय आएगा जब तुम सच में बदल जाओगे, तो लोग तुम्हारे होने से, ठीक है, तुम्हारे ज्ञान से जब तुम बदल जाओगे ना, तो उसको लोग देख करके खुद सीखेंगे, ठीक है। आपकी जो सफलता होगी ना, वही आपकी सबसे बड़ी टीचर हो जाएगी, ठीक है। वही लोगों को सिखा देगी सब कुछ। आपको बोलने की, आपको लोगों को जवाब देने की, बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उन लोगों को खुद जवाब मिल जाएगा, ठीक है। इसलिए प्यार से, धीरे धीरे, पेशेंस के साथ अपने काम को करिए। आप जो पाना चाहते हैं, आप जो करना चाहते हैं, उस चीज़ को करिए, ठीक है। तो अब जो है है ना, मैं थोड़ा जल्दी में था, सॉरी, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अब हम लोग शुरू करेंगे अपना चैप्टर जीव जगत, ठीक है। आखिरकार क्या है जीव जगत, और इसमें हम बेसिकली पढ़ेंगे क्या, ठीक है। NCERT यदि आप खोलेंगे तो अध्याय 1, ठीक है, ये है हमारे पास जीव जगत, ठीक है। NCERT में ये लिखा हुआ है कि आप लोग देखते होंगे अपने आसपास का इन्वायरमेंट, ठीक है, पेड़, पर्वत, पहाड़, नदियाँ, ठीक है, उसमें कुछ नेचर के अंदर जो रहने वाले जो जीव जंतु हैं, ढेर सारे, बहुत प्रकार के आप पेड़ पौधे देखते होंगे, घास फूस देखते होंगे, कीट पतंगे देखते होंगे, जीव जंतु देखते होंगे। इसको देख करके क्या कभी आपने अंदाजा लगाया है कि जीव क्या होते हैं? क्या आपने कभी अंदाजा लगाया कि जीवन क्या होता है? बताइए, क्या आपके मन में कभी ये प्रश्न आया है कि नहीं?
आपने कभी सोचा है कि सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है? सजीव क्या होता है और निर्जीव क्या होता है? यानी कि लिविंग क्या होता है और नॉन लिविंग क्या होता है? बताइए। एक दूसरा प्रश्न भी आता है इसका, जो होता है, ये आपका एक फिलॉसफिकल क्वेश्चन हो, फिलॉसफी का पॉइंट हो जाता है ना। दूसरा जो प्रश्न आता है वो आता है जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है। देखो, एक तो जीवन है ना, एक तो जीवन है, जैसे हमने खरगोश, कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, गधा, इंसान को हमने देख लिया, ये इसका क्या है, एक जीवन है, लाइफ है। ठीक है, ये पहला पॉइंट है कि आखिरकार ये लाइफ क्या है, ये जीवन क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आता है जीवन आखिरकार क्या है, हम किसको समझेंगे कि ये जीवन है, जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, है ना। और दूसरा क्वेश्चन आता है, वो दार्शनिक क्वेश्चन रहता है, जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ। ठीक है, आखिरकार जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन क्या है, इस चीज को तो हम समझेंगे भली भांति से, लेकिन जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जो है, ये दूसरा जो है पहलू हो गया क्वेश्चन का, दूसरा जवाब होगा इसका। और सबके लिए जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है। ठीक है, किसी के लिए जीवन का उद्देश्य होता है कि वो अच्छा खाना खाए, किसी के लिए जीवन का उद्देश्य होता है कि वो अच्छी जगह पर घूमने जाए, किसी के लिए जीवन का उद्देश्य होता है कि उसको अच्छी बीवी मिले, किसी के लिए जीवन का उद्देश्य होता है कि उसको अच्छा पति मिले जो उसको बहुत प्यार करे, उसको घुमाने ले जाए, उसको मूवी दिखाने ले जाए। ऐसे भी जीवन के उद्देश्य हो सकते हैं। और किसी के जीवन का उद्देश्य बहुत बड़ा आदमी, है ना, मतलब कई फैक्टर पर हो सकते हैं, कई चीज़ें हो सकती हैं, है ना। अब कोई भी कुछ भी सोच सकता है, सबका उद्देश्य तो अलग अलग होगा ना। किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है, किसी को डॉक्टर से शादी करनी है, किसी को जो है गरीब से शादी करनी है, किसी को शादी नहीं करनी है ना, मेरे जैसा रहना है ना। तो कई फैक्टर होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि आखिरकार ये जीव क्या है। ठीक है, जीव क्या है, इससे ना हटा दो, खाली हम लोग पढ़ेंगे जीव क्या है। ठीक है, तो जब हम जीव की बात करते हैं तो हमें पता है कि देखो, जो पृथ्वी है, जैसे ये है हमारी अर्थ, क्या है, ये है हमारी अर्थ। अच्छा, अर्थ में हमको दो तरीके की चीजें देखने को मिलती हैं। एक मिलती है हमको नॉन लिविंग, ठीक है, पर्वत, पहाड़, पठार, भूखंड, है ना, रेगिस्तान, ये सब चीज़ें हमको देखने को मिली नॉन लिविंग। और दूसरी चीज़ हमको इसी पृथ्वी पर देखने को मिलती है लिविंग, पेड़ पौधे, जीव जंतु, कीट पतंगे, है ना, ये सभी हो गए आपके लिविंग। इसी पृथ्वी पर हमको दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती है। तो हम सबसे पहले देखेंगे, समझेंगे कि आखिरकार लिविंग क्या है ना, सजीव क्या है, लिविंग क्या है। अगर हम लिविंग को अच्छे तरीके से समझ गए तो जस्ट उसका उल्टा ही होता है नॉन लिविंग, वो होता है निर्जीव, उसको हम समझ जाएंगे। लेकिन मैं एक चीज़ और चाहता हूं कि आप, ये आज हमारा पहला चैप्टर है, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले, ठीक है, मैं आपको बायोलॉजी के कुछ छोटे से कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं। लेकिन ऐसा हम लोग जो है नेक्स्ट जो है अगली क्लास में करेंगे। इसमें सॉरी, हम लोग माफ़ी चाहता हूं, इसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ सजीव के बारे में चर्चा करेंगे, लिविंग क्या होता है। ठीक है, किसको हम कह देंगे कि ये सजीव है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सजीव की यानी कि लिविंग की, ठीक है, तो हम उसके कुछ लक्षण देखते हैं। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि अभिलक्षणों के आधार पर हम लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है, अंतर कर सकते हैं। तो अगर अभिलक्षणों के आधार पर हम देखें तो कौन सा ऐसा अभिलक्षण है जो सजीव में होता है, निर्जीव में नहीं होता है। उससे पहले हम समझेंगे कि जो इंसान है इसको जीवन मिले, जीवन क्या होता है, जीवन किस में होता है ना। अगर देखें, सिंपल सा क्वेश्चन है, ये इंसान है, ठीक है, ये इंसान है, ये किससे मिल करके बना है,
ये मिलकर के बना है शुक्राणु से और ये अंडाणु से। ठीक है, ये शुक्राणु अंडाणु क्या है, तो ये है कोशिका, सेल। क्या है, सेल। तो अगर देखा जाए जीवन क्या है, जीवन अवधि मत बोल देना कि जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का समय ही जन्म से लेकर के मृत्यु तक का सफर ही जीवन कहलाता है। नहीं बच्चे, वो जीवन अवधि कहलाता है, लाइफ स्पैन कहलाता है वो। ठीक है, लेकिन जीवन क्या होता है कि ये जो कोशिका है ये सेल है। ठीक है, अब इस सेल को एनर्जी चाहिए। क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। ठीक है, अब इस सेल को ऊर्जा चाहिए, और ये ऊर्जा इसको किससे चाहिए, कैसे मिलेगी, तो ऊर्जा के लिए भोजन लेंगे। ठीक है, फूड लेंगे, तो फूड लेंगे तो इसको ऊर्जा मिलेगी। किसको, इस कोशिका को। इस कोशिका के अंदर क्या है, तो वो है प्रोटोप्लाज्म है। ठीक है, न्यूक्लियस है, ढेर सारी चीजें इसके अंदर है। ठीक है, अब अगर इसको भोजन मिला तो समझना, ध्यान से समझना, ध्यान से। अगर इस कोशिका को भोजन मिला तो मुझे ये बताओ, ये उस भोजन का क्या करेगी, भोजन का क्या करेगी, पाचन करेगी कि नहीं, पाचन करेगी कि नहीं, पाचन। फिर पचे हुए भोजन का अवशोषण करेगी कि नहीं, अवशोषण करेगी। ठीक है, फिर भोजन मिला, न्यूट्रिशन मिला तो श्वसन करेगी कि नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन करेगी कि नहीं, आपने बोला करेगी। श्वसन करी, जो उत्सर्जी पदार्थ निकला उसको बाहर निकालेगी कि नहीं, आपने बोला जी भैया बिल्कुल निकालेगी। तो ये कोशिका उत्सर्जन करेगी। उत्सर्जन करने के बाद जो भोजन मिला इसको, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये कोशिका किससे, भौतिक और रासायनिक चीजों से मिलकर के बनी है। तो भोजन मिला तो इसके अंदर उपापचय की क्रिया होगी कि नहीं, मेटाबॉलिक की क्रिया होगी कि नहीं, मेटाबॉलिज्म होगा कि नहीं, आपने बोला भैया होगा। अब जब इस कोशिका को भोजन मिला है तो ये कोशिका जनन करेगी कि नहीं, प्रजनन करेगी कि नहीं, आपने बोला भैया बिल्कुल करेगी जनन, बिल्कुल करेगी जनन। जनन करेगी तो कोशिका में वृद्धि होगी कि नहीं, आपने बोला बिल्कुल भैया वृद्धि होगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें एक सेल के अंदर हो रही हैं, एक कोशिका के अंदर हो रही हैं। और ये कोशिका क्या है, ये है लिविंग, यानी कि ये कोशिका कैसी है, तो वो है आपकी सजीव। ठीक है, सजीव है। इसके अंदर वृद्धि हो रही है, इस कोशिका के अंदर जनन हो रहा है, पर्यावरण के प्रति, ठीक है, इसके प्रति संवेदना है, पर्यावरण के प्रति। जैसे गर्मी आ गई तो मैंने देखो आपका ऐसे कपड़ा पहन लिया, जो ठंडी है थी तो मैं कैसे ऐसे ठिठुर रहा था, जो है जैकेट पहनता था मैं, फिर ऐसे करके कान बांध लेता था, हाथ में वो पहन के फिर आता था पढ़ाने, भैया आ जाओ पाचन पढ़ते हैं, अवशोषण पढ़ते, कोशिका ऐसी होती वैसी होती है ना, ऐसे करके पढ़ाता था ना। अब गर्मी है तो गर्मी लग रही, खुद ही ऐसे पहले से ही जो है वो लगता है भाई मूड खराब है, पसीना आ रहा है यार, जो है गर्मी लग रही है ना। पर्यावरण के प्रति संवेदना है कि नहीं, है ना, तो वो सजीवों में ही तो होती है ना, बताइए होती है कि नहीं, हाँ या ना, यस या नो, बस जवाब देना है आपको, यस या नो। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए यस या नो। आपने बोला हाँ होती है। ठीक है, तो जीवन को निरंतरता बनाए रखने के लिए सजीवों के अंदर इतनी सारी क्रियाएं होती हैं, इसी को कहते हैं जीवन। ठीक है, क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं जीवन। ठीक है, बताइए जीवन का जो है शाब्दिक अर्थ वह होता है जो उनको सजीवों और निर्जीवों से अलग करता है। ठीक है, क्या करता है, सजीवों और निर्जीवों से अलग करता है। ठीक है, चलिए मिटा दें इसको मिटा दें। अब आपको हेडिंग बनानी है सजीवों के लक्षण। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ठीक है, सजीवों के लक्षण। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग। ठीक है, सजीवों के लक्षण। हिंदी से लिख देता हूं,
अब देखो आपके एनसीईआरटी में तो खैर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, हम उन्हीं पॉइंट पर बात करेंगे। पहला पॉइंट लिखा हुआ है वृद्धि, ठीक है, जिसको बोलते हैं ग्रोथ, ठीक है। तो क्या हम ग्रोथ को एक विशिष्ट लक्षण मान सकते हैं सजीव का, कि ग्रोथ जो होती है, वृद्धि जो होती है, वो सिर्फ सजीव में ही हो सकती है, निर्जीव में नहीं हो सकती है? बताइए। तो हमको पता है कि सभी जीव, क्या होता है कि सभी जीव क्या करते हैं, जीव वृद्धि करते हैं, ग्रोथ करते हैं, ठीक है। वो आपकी कोशिका में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, कोशिकाएं बढ़ सकती हैं, उसका आयतन बढ़ सकता है, ठीक है, कोशिका की संख्या बढ़ सकती है, ठीक है, उसका क्षेत्रफल बढ़ सकता है, ठीक है, और कोशिका का भार बढ़ सकता है, ठीक है। इतनी चीजें हो सकती हैं कोशिका के अंदर, ठीक है। वृद्धि हो रही है, उसका आयतन बढ़ रहा है, उसकी लंबाई बढ़ रही है, उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है, उसका आकार बढ़ रहा है, उसका भार बढ़ रहा है। वृद्धि हो रही है कि नहीं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर हो रही है कि नहीं? बताइए, बताइए। अगर देखा जाए तो जो जीव होते हैं वो दो तरह के हैं हमारे पास। कौन से? एक होता है यूनिसेलुलर, सिंपल है बिल्कुल, एक कोशिकी। दूसरा होता है मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकी। लिख लेना, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। जो एक कोशिकी जीव होते हैं उनके अंदर भी विभाजन होता है, ठीक है। विभाजन के द्वारा, जनन के द्वारा वो क्या करते हैं, वो कोशिका की संख्या को बढ़ाते हैं, ठीक है। जैसे मैं कोई एक कोशिकी जीव ले लूं, एक जीवाणु को ले लूं, ठीक है, उसको एक कल्चर मीडियम में रख दूं। कहां पर? कल्चर मीडियम में, यानी कि पात्रे संवर्धन में। इस जीवाणु को यहां पर मैंने रख दिया कल्चर मीडियम में, पात्रे संवर्धन में रख दिया, यानी कि इसको जो है यहां पर पोषण, खाने वाने की चीजें इसकी फेवरेबल कंडीशन में मैंने इसको रख दिया, जहाँ इसको मजा आ रही है। जैसे आपको मजा कहाँ पर आती है? आपकी मौसी के घर जाने में, वहाँ पे अच्छा खाने को मिलता है, बाइक से घूमने को मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, मिलते कि नहीं? किसी की मौसी मारती भी होंगी। तो यहाँ पर जब इसको हमने रखा फेवरेबल कंडीशन में, तो ये जो है डिवीज़न करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब अगर हम इसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो इनकी संख्या क्या हो गई? बढ़ गई। क्या हो गई? संख्या इनकी बढ़ गई, यानी कि इसमें क्या हुआ? वृद्धि हुआ। किसमें? यूनिसेलुलर में हमने देखा, ठीक है। माइक्रोस्कोप से देखा तो इसी जीवाणु के अंदर क्या हुआ? विभाजन हुआ, जनन नहीं, सॉरी जनन नहीं, विभाजन, विभाजन। इसी तरह मल्टी सेलुलर, या फिर हमारे मल्टी सेलुलर में हो गए पादप, या फिर हो गए हमारे जंतु, ठीक है। मल्टी सेलुलर के अंदर भी क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, ठीक है। इनके अंदर भी क्या होता है? मल्टी सेलुलर के अंदर भी क्या होता है? कोशिका विभाजन होता है, पादप में भी और जंतु में भी। याद रखना, जो पेड़ पौधों में होता है ना, वो कोशिका विभाजन लगातार होता रहता है ना, यानी कि असीमित वृद्धि होती है इसमें। क्या होती है? असीमित वृद्धि। लेकिन जंतुओं के अंदर जो कोशिका विभाजन होता है, वो सेल डिवीजन होता है, वो सीमित रहता है। क्या रहता है? तो जंतुओं के अंदर हमारी सीमित वृद्धि रहती है ना, कंट्रोल ग्रोथ रहती है। जैसे तो आप लोग मेरे को कई साल से देख रहे हो, 5-6 साल से, अगर आप लोग 6 साल से नहीं देख रहे हो, कर 4 या 5 साल से 5 साल से देख रहे हो मेरे को, मैं इतना का इतना ही हूँ, थोड़ा सा बड़ा हूँगा इतना। लेकिन अगर 5 साल से कोई आप एक पेड़ को मेजर कर रहे होगे तो बहुत बड़ा हो गया होगा। मैं एक पेड़ लगाया था आज से 4 साल पहले, है ना, वो पेड़ करीब आज 2 मंजिला कितना हो गया है, ठीक है, 2 मंजिल जितना होता है ना, उतना बड़ा आज वो पेड़ हो गया है ना। तो उसमें क्या हो रही है? उसमें असीमित वृद्धि हुए जा रही। लेकिन सजीवों के अंदर क्या होती है? तो सजीवों के अंदर हमारी सीमित वृद्धि होती, जीव जंतुओं के अंदर सीमित वृद्धि होती है, ठीक है। जो इनके अंदर जो विभाजन होता है, कोशिका विभाजन, वो कुछ समय तक ही रहता है, इसके बाद वो रुक जाता है, स्टॉप हो जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं इसमें जो वृद्धि होती है वो सीमित होती है, ठीक है। ये तो हम लोगों ने देख लिया वृद्धि सजीवों में, है ना। वृद्धि भी 2 प्रकार का होता है। कभी आपने गौर किया है कि इनके अंदर जो वृद्धि हो रही है वो क्या कोशिका बाहर की तरफ वृद्धि कर रहा है कि अंदर की तरफ? वृद्धि भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है इंटरनल ग्रोथ, जो ग्रोथ होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा? पहला होता है हमारा इंटरनल
ग्रोथ, और दूसरा होता है एक्सटर्नल ग्रोथ। ध्यान से समझना, ध्यान से मेरी जान, ध्यान से समझना, सब सच में कह रहा हूं, आप लोग मेरी जान हो, जान, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार मैं आप लोगों को करता हूं, ठीक है। इसीलिए आकर के यहां पर मैं पढ़ाता रहता हूं और कुछ काम ही नहीं करता, लेटा रहता हूं। सब लोग मेरे को उल्टा सीधा बोलते रहते कि यार तेरा कुछ नहीं होगा, ये तो ये है वो है ना। मैं मन ही मन मुस्कुराता रहता हूं कि यार जब मैं किसी के पास जाता नहीं, मैं किसी को कुछ नहीं बोलता, तो लोग मेरे को क्यों बोलते हैं, है ना। क्योंकि मैं अपनी प्यारी प्यारी जो इतनी जान है ना, मेरे प्यारे बच्चे हैं ना, मैं उनको पढ़ाने के लिए ही बना हूं और मैं हमेशा पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। सच कह रहा हूं, मैं सच कह रहा, मैं वादा कर रहा वायोमन आपसे, वादा है ना। चलिए, जो इंटरनल ग्रोथ होती, इंटरनल मतलब अंदर की तरफ ग्रोथ होती है, जो इंटरनल ग्रोथ होती है इसको बोलते हैं आंतरिक वृद्धि, ठीक है। और इसको बोलते हैं बाह्य वृद्धि, ठीक है। तो जो आंतरिक वृद्धि होती है वो सजीवों में होती है, पेड़ पौधों के अंदर, मनुष्यों के अंदर क्या होता है, जैसे देखो मेरा हाथ है, इसके अंदर की तरफ ही तो ग्रोथ हो रहा है। अगर बाहर की तरफ ग्रोथ हो तो कैंसर बना लेगा। ग्रोथ कहाँ हो रहा है, अंदर की तरफ हो रहा है ना। तो सजीवों में होता है आंतरिक वृद्धि, ठीक है। और निर्जीवों में होता है क्या, बाह्य वृद्धि। किसमें होता है ये बाह्य वृद्धि, निर्जीवों में। जैसे आप लोग कोई पर्वत देखे होगे, पहाड़ देखे होगे, छोटा सा पहाड़ था, हवा चली, उसके बाहर धूल के कणवड़ इकट्ठा हो रहे थे, जैसे ये था हमारा पहाड़ अभी, ठीक है। अब इसको हमने देखा 100 ईयर्स बाद, ठीक है। हमने इसको आफ्टर 100 ईयर्स एगो हमने इसको देखा, तो जो यही पहाड़ था ए नंबर, ये पहाड़ हो गया, ये देखो, ठीक है। तो हमने देखा कि भैया 100 ईयर में ये भी पहाड़ तो ग्रोथ तो किया ये भी ना। लेकिन हमने बोला था कि ये निर्जीव है, हमने बोला था कि ये नॉन लिविंग है, लेकिन ग्रोथ तो ये भी कर रहा है ना। बताइए, ग्रोथ तो ये भी कर रहा है ना। निर्जीव है लेकिन इसके भार में, ठीक है, इसके वेट में तो वृद्धि हो रही है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो, जल्दी दो, बताओ, जल्दी दो, हाँ या ना में जवाब दो। हो रहा है ना। तो क्या हम वृद्धि को बोलेंगे, क्या हम बोल देंगे कि वृद्धि सजीवों का लक्षण है? अगर कोई चीज वृद्धि कर रही है तो बोल देंगे सजीव है ये, क्या बोलेंगे ऐसा? क्योंकि वृद्धि बच्चों सजीव भी कर रही है और वृद्धि निर्जीव भी कर रही है। क्या हम इस बात से सहमत हैं? क्या हम इस चीज को बोलेंगे कि वृद्धि एक स्पष्ट लक्षण है, एक विशिष्ट गुण है सजीवों का? बोलेंगे? नहीं बोलेंगे ना, नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि वृद्धि तो दोनों में हो रही है, सजीवों में भी निर्जीवों में भी। हाँ बताओ, हिल गया ना दिमाग, हिल गया ना, खोपड़िया हिली। नीचे एक पॉइंट लिखो, नीचे एक डॉट लिखो, पॉइंट, उस पॉइंट में नोट करो कि वृद्धि को जीवों का एक विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वृद्धि निर्जीव में भी हो रही है। ये पॉइंट लिख लो ध्यान से, ठीक है, कि वृद्धि को जीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं मान सकते हैं। अब आता है एनसीईआरटी का दूसरा पॉइंट, वो है जनन। क्या आता है? जनन। अब देखते हैं, चलिए, जनन में क्या होता है। पिछली क्लास में पढ़े होगे, क्लास 10th में अगर मेरे से पढ़े होगे जनन, तो सच कह रहा हूँ पूरा याद होगा। जनन 2 प्रकार का होता है ना। एक होता है आपका लैंगिक जनन, अब पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा मैं। एक होता है आपका अलैंगिक जनन, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसको बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जो जनन होता है, जो लैंगिक जनन होता है, वो उसमें 2 विपरीत युग्मकों की जनकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। नर और मादा की आवश्यकता होगी तभी वो जनन करेंगे, है ना। नर और मादा की आवश्यकता होगी तभी वो जनन करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें
युग्मक बनते हैं और फिर उनका निषेचन होता है। ठीक है, लेकिन अलैंगिक जनन की खास बात है, इसमें युग्मक तो बनते हैं लेकिन उनका निषेचन नहीं होता है। ठीक है, अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न जो संतान होती है वो अपने जनक के एकदम समान होती है, हूबहू होती है, इसलिए उसको क्लोन कहते हैं। क्या बोलते हैं? इसलिए उसको बोलते हैं ये क्लोन है। ठीक है, ठीक है। जो बहुकोशिकीय जीव है, ठीक है, क्या होता है कि जो बहुकोशिकीय जीव है वो सबसे पहले याद रखना, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो सबसे पहले दोस्त ग्रोथ करेगा, वृद्धि करेगा, और उसके बाद वो रिप्रोडक्शन यानी कि जनन करेगा। ध्यान से इस बात को समझना, जो बहुकोशिकीय जीव है वो सबसे पहले वृद्धि करेगा, उसके बाद वो क्या करेगा? जनन करेगा। जैसे आप हैं, आपका एग्जाम्पल लूं, 15 साल पहले जाइए, आप एक प्रकार के मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, ये छोटे से बचुआ थे। ठीक है, मम्मा दूध पिलाती थी, हाथ में लेकर ऐसे घुमाती थी, ज़्यादा अगर रोते थे तो खूब तुम्हारी सुताई होती थी, खूब कूटे जाते थे, है ना, 2-4 हाथ मम्मी मार देती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुए? तुम बड़े हुए, कितने साल के हो गए तुम? मैंने बोला 15 साल बाद, मैंने तुमको बताया तुम 15 साल बाद इतने हो गए, थोड़ा मोटे हो गए, थोड़ा हट्टे कट्टे हो गए, है ना, बाल आगे बड़े खूबसूरत से लगने लगे, बड़े हैंडसम लगने लगे। ठीक है ना, और हर वेडनेसडे को आप घूमने जाने लगे, मस्ती करने लगे अपने दोस्तों के साथ। क्या हुआ? तुम ग्रोथ कर रहे हो, तुम्हारी वृद्धि हो रही, तुम बढ़ रहे हो। फिर जब तुम हुए कितने साल के? 25 साल के, तब तुम्हारा एक सुंदर कन्या के साथ विवाह कर दिया गया। या फिर अगर तुम एक सुंदर कन्या थी तो एक तुम्हारा सुंदर पुरुष के साथ, है ना, सुंदर बालक के साथ तुम्हारी शादी कर दी गई। फिर क्या किया? जनन किया, और एक तुमने भी एक छोटा सा लाला सा मुन्ना सा बना दिया। ठीक है ना, जिसका नाम तुमने रखा कलुआ। क्या रखा? कलुआ। लेकिन सच में वो कलुआ था नहीं, वो था गोरा, तुमने प्यार से उसको बोला कलुआ। फिर वो कलुआ क्या करेगा? फिर वो अपना कलुआ भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ करेगा, जनन करेगा। ये साइकिल चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। इसकी वजह से ये साइकिल चल रहा है, तभी तो जीवों की प्रजातियां इस पृथ्वी पर बनी हुई है, जीवों की निरंतरता बनी हुई है। अगर जनन ना करते, बच्चे ना पैदा करते, तो एक समय ऐसा आता जीव खत्म। जैसे हमने देखा कि बहुकोशिकीय जीव, अधिकतर जो बहुकोशिकीय जीव होते हैं उसमें जो है लैंगिक जनन होता है, जिसको बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, नर और मादा होते हैं, नर में नर युग्मक बनता है यानी कि शुक्राणु बनता है, मादा में मादा युग्मक अंडाणु बनता है। ठीक है, जो अलैंगिक जनन होते हैं इसमें बड बनते हैं। ठीक है, इसमें स्पोर बनता है, बीजाणु बनता है। ठीक है, ये जो है जैसे आपका कुछ एल्गी हो गए जिसमें स्पोर बनता है। ठीक है, आपके जो है हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, इसमें क्या बनता है? इसमें आपका बड बनता है। प्लेनेरिया हो गया जिसमें रिजनरेशन होता है, पुनर्युग जो जनन होता है। और आपका जो है कुछ फिलामेंटस एल्गी हो गए, कुछ फिलामेंटस आपके जो है फंजाई हो गए। ठीक है, कुछ फिलामेंटस एल्गी और कुछ फिलामेंटस फंजाई मॉसेस हो गए, कुछ मॉस हो गए आपके, उसमें फ्रेगमेंटेशन की क्रिया होती है। ठीक है, तो ये अलैंगिक असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इतना समझ गए। लेकिन एक चीज और, कुछ जीव ऐसे भी हैं, ये तो हमने देख लिया, कुछ जीव ऐसे भी हैं जिसमें जनन नहीं होता, जो जनन करते ही नहीं, जनन करते ही नहीं। जैसे पहला बताऊं? म्यूल, खच्चर, कामगार मक्खी, ठीक है, मधुमक्खी। ठीक है, इसके बाद कुछ बंध्य दंपति। ठीक है, बंध्य शादीशुदा जो है युगल जोड़े, है ना, बंध्य पति और पत्नी। जनन का मतलब क्या होता है? बच्चे पैदा करना। आपने आसपास अपने देखा होगा कि
कुछ लोगों की शादी हो गई है, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, कोई बच्चा नहीं पैदा हो गया, कोई बच्चा पैदा हुआ ही नहीं। तो क्या है, वो बांध है। ठीक है, क्या है, वो बांध है, वो स्टेराइल है, वो बच्चे नहीं पैदा कर सकते, है ना। तो कुछ जीव ऐसे भी हैं जो जनन कर रहे हैं, तो कुछ जीव ऐसे भी जो जनन नहीं कर रहे हैं। तो क्या जनन एक विशिष्ट लक्षण, अभिलक्षण है सजीवों का? बताइए। तो आपने बोला भैया जनन भी नहीं है, क्योंकि कुछ जीव तो कर रहे हैं लेकिन कुछ जीव कर ही नहीं रहे। खच्चर बेचारा जनन ही नहीं कर पाता है, बच्चे पैदा ही नहीं कर पाता। कामगार मक्खी हो गई, मधुमक्खी हो गई, बंद दंपत्ति हो गए, ये सब कहाँ बच्चे पैदा कर पाते हैं? बताइए, सिंपल है ना। तो जनन को भी हम सजीवों का एक विशिष्ट अभिलक्षण नहीं मान सकते हैं। खत्म। ठीक है, बताइए। चलिए मिटा दें, जनन को भी हम नहीं माने, अब किसको मानेंगे? अब जो है एनसीईआरटी लिखती है कि भैया तुम उतनी समय से हमारी सब चीज़ें खारिज कर रहे हो। मैंने ग्रोथ बोला, तुमने ग्रोथ को भी खारिज कर दिया। मैंने तुम्हारे पास जो है जनन बोला, जनन को भी खारिज किया। अब मैं बोलता हूँ उपापचयन, ठीक है, जिसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। इसको खारिज करके दिखाओ। तो हमें पता है कि सभी जीव क्या होते हैं, जो सजीव होते हैं वो केमिकल से मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, एक सेकंड। सभी जो सजीव होते हैं वो रासायनों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, रासायनों से मिलकर, उसमें जब केमिकल से, रासायनिक अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें उपापचय की क्रिया होती रहेगी। ठीक है, उसमें मेटाबॉलिज्म होता रहेगा। ठीक है, तो ये सिर्फ सजीव में ही हो सकता है, क्योंकि सजीव तो ही रासायनों से मिलकर के बने हैं, तभी तो उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उपापचयन हो रहा है। निर्जीवों में थोड़ी ना होगा। ठीक है, ये निर्जीवों में हो ही नहीं सकता, जो निर्जीव होते उनमें हो ही नहीं सकता। ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म होता है ये 2 प्रकार का होता है, एक होता है अपचयन, एक होता है उपचयन। एक होता है उपचय और एक होता है आपका अपचय। ठीक है, एनाबॉलिज्म हो गया और हो गया उपचय यानी कि कैटाबॉलिज्म। ध्यान से समझना, एनाबॉलिज्म क्या होता है, जैसे अमीनो एसिड छोटे छोटे अणुओं से बड़ा अणु बना देना। ये अमीनो एसिड इधर उधर पड़ा था, क्या है ये है हमारा अमीनो एसिड। ठीक है, तो एनाबॉलिज्म की घटना में इस अमीनो एसिड को जोड़ करके ये आपका प्रोटीन बना दिया गया। क्या बना दिया गया? प्रोटीन। ठीक है, ये जो घटना हुई इसको हमने बोला उपचय यानी कि एनाबॉलिज्म। देखो कितना सिंपल है सब्जेक्ट, सच में बायोलॉजी सच में बहुत सिंपल है, सच में बहुत सिंपल है। थोड़ा सा समझोगे मस्त तरीके से पूरा समझ में आ जाएगा। ये हो गया आपका उपचय, अमीनो एसिड से प्रोटीन बना, छोटे छोटे अणुओं से जो बड़ा जो चीजें बन गई उसको बोला उपचय। और अपचय क्या होता है? ये हमारे पास है क्या, एक प्रोटीन का अणु है। किसका? प्रोटीन का अणु। तो जब कैटाबॉलिज्म होती, कैटा का मतलब काटो इसको, कैटा का मतलब काटो इसको, काटो, कैंची लाओ इसको काटो, तुमने काटा, क्या बन गया? अमीनो एसिड। प्रोटीन से जब अमीनो एसिड बन गया तो हो गया कैटाबॉलिज्म। बताओ, एना मतलब आने दो आने दो, आन दो आन दो आन दो, अमीनो एसिड आया, जुड़ गया, प्रोटीन बन गया, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म क्या हुआ? काटो काटो काटो, अमीनो एसिड को काटो 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 काटो, प्रोटीन को काटो काटो, तो प्रोटीन को तुम काटे, अमीनो एसिड बन गया, हो गया कैटाबॉलिज्म। ट्रिक है, सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है ना। तो ये जो उपचयन होता है, उपापचयन होता है, ये सिर्फ और सिर्फ सजीवों में ही होता है, निर्जीवों में नहीं होता है। इसलिए जो उपापचयन होता है, जो मेटाबॉलिज्म होता है, उसको हम सजीवों का एक विशिष्ट लक्षण मानते हैं। ठीक है, मान सकते हैं कि सिर्फ सजीवों में ही उपापचयन यानी कि मेटाबॉलिज्म की क्रिया होगी। ठीक है, मिटा दें। चलिए याद रखिएगा भैया। ठीक है, छोटे छोटे पॉइंट हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है आपका कोशिकीय संगठन, जिसको बोलते हैं
सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, है ना। यार इसकी तो इंक ही खत्म हो गई। कोशिकी संगठन। तो देखो ये एक स्पर्म है, ये एक आपका ओवम है। ये दोनों क्या है? ये दोनों हैं सेल। क्या है? सेल। ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है। ये दोनों सेल आपस में मिल करके क्या बनाए? जाइगोट। ठीक है, 2 सेल। फिर ये 4 सेल बनाए, फिर ये 8 सेल बनाए। 2 4 8 16 32 64, ठीक है, सेल बनाए। फिर 8 सेल के बाद धीरे धीरे करके बड़ा हुआ, 9 महीने बाद एक ये छोटा सा बच्चा बन गया। तो मुझे ये बताओ, इस बच्चे की जो कोशिकाएं हैं, क्या ये यही कोशिकाएं हैं? स्पर्म और ओवम हैं? क्या स्पर्म और ओवम से ही ये बच्चा बना है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हाँ या ना। हमें पता है कि जो सभी सजीव हैं वो कोशिका से मिलकर के बनते हैं। जितने भी सजीव हैं इस पूरी पृथ्वी पर, वो सभी किससे? कोशिका से मिलकर बने हैं। ठीक है, बताओ, जितने भी लिविंग जो है ऑर्गेनिज्म है वो सेल से ही मिलकर के बने, सेल से ही, कोशिका से ही। ठीक है, और ये जो कोशिका हैं, कोई सजीव ऐसे हैं जो एक कोशिकी हैं, एक कोशिकी, और कुछ सजीव ऐसे हैं जो क्या हैं? जो आपके बहुकोशिकी हैं, मल्टी सेलुलर हैं। ठीक है, जैसे आपका जीवाणु हो गया, कवक हो गया, ठीक है, फंगस हो गया, आपका शैवाल हो गया, प्लेनेरिया हो गया, हाइड्रा हो गया, ईस्ट हो गया, एक कोशिकी है, सिंगल सेलुलर है। बहुकोशिकी मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली हो गया। तो सभी जो जीव हैं वो कोशिका से मिलकर के बने हैं। कक्षा 9 में आप कोशिका को अच्छे से पढ़े होंगे, सेल को, क्लास 9th में। नहीं पढ़े तो एक छोटी सी डिफिनीशन दे करके आपको बता देता हूँ। सेल यानी कि कोशिका क्या होती है। कोशिका के अंदर जीवित पदार्थ होता है ना, जिसको बोलते हैं जीव द्रव्य। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। बताओ, प्रोटोप्लाज्म। तो कोशिका जो होती है वो जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, कोशिका जो होती है वो जीवों के शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। वो एक स्ट्रक्चर देती है। ये कोशिका है, ये स्ट्रक्चर दिया इसको। ठीक है, ये स्ट्रक्चर देते देते ये छोटा सा बाबू कलुआ है ना, कलुआ का स्ट्रक्चर बन गया, छोटा सा कलुआ चचा आ गया। और ये फंक्शनल भी होती है, ये क्रियात्मक भी होती है, कार्य भी करती है। इस सेल के अंदर, इस कोशिका के अंदर काम भी होता रहता है। ठीक है, इस कोशिका के अंदर क्या होता रहता है? काम भी होता रहता है। ठीक है, कोशिकीय संगठन क्या होता है? ये कोशिकाएं हैं स्पर्म और ओवम। क्या है? कोशिका। ध्यान से समझना, कोशिका। ये कोशिका आपस में मिली, क्या बना लिया? ऊतक। ठीक है, कई ऊतक जब आपस में मिले, ये कोशिका थी, कोशिकाएं जब आपस में मिली तो ये आपका जो है ऊतक बना लिए। ये देखो, ये आपका क्या बन गया? ऊतक। जब ऊतक आपस में मिल गया तो बना लिया आपका अंग, ऑर्गन बना लिया। और कई अंग आपस में मिल गए तो अंग तंत्र बना लिए। क्या बना लिए? कई अंग, ऑर्गन आपस में मिल गए, हाथ पैर, ठीक है, पेट, आपके ये सब चीज़ें सब मिल गई, अंग तंत्र बना लिया। और कई अंग तंत्र जब आपस में मिल गया तो एक शरीर, एक जीव के शरीर का निर्माण कर लिया। सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन, ऑर्गन से बना ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यानी कि जो सेल के लक्षण हैं, उस सेल के लक्षण क्या इस ऑर्गेनिज्म में है कि नहीं? उसी कोशिका से तो ये जीव बना है।
वही कोशिका तो 2 भागों में विभाजित हुई है, जनन की है, वृद्धि की है, तब जाकर के ये कलुआ बना है ना। ऐसे तो टपक नहीं गया है कि इतना ही बड़ा कलुआ ऊपर से गिराया हो नीचे। मतलब कलुआ अपना एक जो है करेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। इस चैप्टर का करेक्टर कौन है? कलुआ चचा। कौन है? कलुआ चचा। सभी लोग ये रिस्पेक्टेड और हॉनरेबल हैं, ठीक है, सम्माननीय है। कौन? कलुआ चचा। सभी लोग नमस्ते करेंगे कलुआ चचा को। और हाँ, एक चीज़ और देखो मस्ती करता हूँ, अगर कुछ है ना किसी को बुरा लगे तो उसके लिए जो है माफ़ी मांगता हूँ आपसे, है ना। अगर आपको बुरा लगे तो सच में मैं जो है आपसे जो है माफ़ी मांग रहा हूँ। सभी लोग, आप लोग एक बार अपना नाम बता दो यार, एक बार अपना नाम बता दो सभी लोग। जैसे आप लोग स्कूल जाते हो ना, कॉलेज जाते हो, प्रेजेंटी लगवाते हो ना। सच कह रहा हूँ, बायो अमन यानी कि मैं बायो अमन आपसे वादा करता हूँ आपको A1 क्वालिटी का कंटेंट प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। सबसे अच्छी क्वालिटी का, पूरे यूट्यूब पर सर्च कर लेना, जब कहीं ना मिले ना तो बायो अमन के पास आ जाना। एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा। A1 क्वालिटी का, बेस्ट क्वालिटी का जो है आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगा, बेस्ट तरीके से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए, अच्छा से अच्छा जो है मटेरियल आपके लिए लेकर के आऊँगा, ठीक है। मैं वादा करता हूँ आपसे। कोचिंग, ट्यूशन, अदर टीचर आप भूल ही जाओगे, बस पढ़ाई में खो जाना मेरे साथ, ठीक है। सच कह रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। मैं पूरी तरीके से 100% प्रयास करूंगा कि मैं बहुत अच्छा कर पाऊँ, ठीक है। तो सभी लोग अपना नाम बता दीजिए, प्रेजेंटी लगवा दीजिए भैया, मुझे जो है रजिस्टर बनाना है ना अभी को। चलिए तो इस तरीके से होता है सेलुलर और जो है ऑर्गेनाइजेशन। तो कोशिकीय संगठन, ये संगठन सिर्फ सजीवों में ही हो सकता है, निर्जीवों में कदापि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो हम ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हैं कि कोशिकीय संगठन सजीवों का एक जो है विशिष्ट लक्षण या फिर जो है विशिष्ट अभिलक्षण हो सकता है, ठीक है। ये चीज़ ऐड कर देंगे। चलिए अब दूसरी चीज़ आती है कॉन्शियसनेस, ठीक है। कॉन्शियसनेस जिसको हम लोग बोलते हैं चेतना। क्या होती है? चेतना। चेतना, चेतना जो होती है वो सिर्फ सजीवों में ही होती है, ठीक है। जैसे आपके हो गए पादप, हो गए जंतु, हो गए, ठीक है, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। जो होमोसेपियंस है ना, हम लोग हैं ना, वो सब एनिमल्स में आते हैं। कपड़े पहन लिए तो बात दूसरी है, कपड़े पहनकर टाई लगा करके अगर तुम सोचो कि मैं बहुत कोई तोप हूँ, तो तोप नहीं हो, एनिमल हो, ठीक है ना। दूसरे को एनिमल बोलना तो पहले अपने अंदर झांक लेना तुम क्या हो। तो जो चेतना होती है वो सजीवों में ही होती है। कैसे? क्योंकि इन सजीवों के अंदर सेंसरी ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, संवेदी अंग पाए जाते हैं, नाक, कान, आँख, त्वचा, जिह्वा, ये जो संवेदी अंग जो सेंस होते हैं, सेंस को जो है सेंस करते हैं, बाहरी चीज़ों को, पर्यावरण को, पर्यावरण के उद्दीपनों को, ठीक है, इन्वायरमेंटल जो स्टिमुलस होता है उसको जो सेंस करते हैं और फिर हमको वो बताते हैं। तो ये होती चेतना, पौधों में भी होती, जंतुओं में भी होती है, ठीक है। तो जो चेतना होती है, ठीक है, ये जो है दीप्त काल का होता है पौधों और जंतुओं में। फोटो पीरियडिज्म जिसको बोलते हैं, पीरियडिज्म, ठीक है, पीरियड से बना है, ठीक है, फोटो पीरियडिज्म। तो जो चेतना होती है, चेतना भी एक प्रकार का जो है सुस्पष्ट जो है एक जो है लक्षण है, ठीक है, एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। सभी जीव क्या करते हैं? अपने पर्यावरण से अवगत रहते हैं, ठीक है, अपने पर्यावरण से जो है रूबरू रहते हैं, ठीक है। जैसे गर्मी का मौसम आया तो चीज़ें बदल दी हैं, ठीक है। तो ये सब चेतना के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक ह्यूमंस अकेला ऐसा है मानव जिसके पास स्वचेतना होती है। स्वचेतना मतलब खुद की चेतना। कपड़े पहन लेता है वो, कुछ ही दिन तक वो खैर है ना बिना कपड़े के नग्न अवस्था में टहलता है, लेकिन उसके बाद वो कपड़े वपड़े पहन लेता है। स्वचेतना, ठीक है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इसको बोलते हैं। खुद के बारे में जो है अवेयर हो जाना, सजना बजना, बिल्कुल जो है लाली लिपस्टिक लगा के, लड़के भी लगाते हैं लिपस्टिक। आज में मैं आपको बताऊं 2 साल या 3 साल पहले, मेरे को नहीं बताऊंगा
नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, तुम लोग मेरा मजा उड़ाओगे, मस्ती करोगे, नहीं बताऊंगा, सॉरी सॉरी। है ना, लड़के भी जो है मेकअप करते हैं, लड़कियां भी करती हैं, है ना। सब बात तुम लोगों से बता दो भी, तुम लोग मेरे मजे लो, मैं नहीं बता रहा। तो जो ह्यूमंस होते हैं, ह्यूमंस के अंदर ही सिर्फ स्वचेतना पाई जाती है, ठीक है। सेल्फ कॉन्शियसनेस, खुद को लेकर के वो ज़्यादा वो जो है सीरियस रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं खुद को लेकर के कि भाई मैं। लेकिन अदर एनिमल्स में चीज़ें नहीं देखी जाती हैं, ठीक है। तो जो स्वचेतना होती है, जो सेल्फ कॉन्शियसनेस होती है, उसको हम सजीवों का एक विशिष्ट अभिलक्षण नहीं मान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो सिर्फ ह्यूमंस में पाई गई ना, मानव में पाई गई ना, ठीक है। लेकिन एक चीज और है जो हमारे एनसीईआरटी में, ठीक है, अगर हम मानव को सजीव के रूप में जो है व्यक्त करेंगे, तो एक मनुष्य है जो आपका लेटा है कहां पर, वो लेटा है आपका हॉस्पिटल में, उसके लंग्स नहीं चल रहे हैं, उसको आर्टिफिशियल जो है वो दिया जा रहा है, एयर जो है दिया जा रहा है, ठीक है, नेबुलाइजर वगैरह लगाया जा रहा है, किडनी फेल हो गई हैं, ठीक है, उसके लिए आपको जो डायलिसिस किया जा रहा है, ठीक है, हार्ट बीट नहीं चल रहा है, उसको हार्ट बीट चलाया जा रहा है हॉस्पिटल में, वो कोमा की अवस्था में है ना। तो क्या इस अवस्था में वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा है, उसके अंदर चेतना भी नहीं है ना, तो क्या इस अवस्था में, एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है, क्या इस अवस्था में उस मनुष्य को हम सजीव मानेंगे कि निर्जीव मानेंगे। तो याद रखना, हम उस अवस्था में भी हम मनुष्य को सजीव मानेंगे। क्या मानेंगे? सजीव। लेकिन एक पॉइंट और याद रखना कि जो वायरस होता है, वायरस अगर कहीं बाहर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो निर्जीव है, नॉन लिविंग है। लेकिन अगर वो सेल के अंदर आ गया, कोशिका के अंदर आ गया, तो वो लिविंग हो गया। लिख लेना, द वायरस इज द, ठीक है, लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की क्या होती है? कड़ी होती है, ठीक है। चलिए, आज की बहुत लंबी क्लास हो गई है। जीव जगत में विविधता हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास यहीं तक। नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार अपना रिव्यू जरूर बताना कि आज की क्लास कैसी लगी, अपने नाम बताना, ठीक है, और अपना प्यार देना नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। मेरे को कुछ सुधार करना है, मेरे को कुछ बदलना है, तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में सजेशन देना। आज के लिए यहीं तक। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।